तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक चार्ज के द्वारा रेडी होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू होता है। लेकिन आइसोलेटेड अकेला पॉजिटिव चार्ज या अकेला नेगेटिव चार्ज, आइसोलेटेड कंडीशन अकेला, वो इलेक्ट्रिक चार्ज तो पॉसिबल है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज पॉसिबल, लेकिन कभी भी आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज पॉसिबल नहीं है। अकेला नॉर्थ पॉसिबल नहीं होगा, अकेला साउथ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट हमेशा डाइपोल के फॉर्म में ही मिलेगा, राइट। तो एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया कि यहाँ पे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की भी बात कर सकते हैं और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की बात कर सकते हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। यहाँ पर आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा डाइपोल के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक डाइपोल लिया और यहाँ पर S और N, S का मतलब -M और N का मतलब है प्लस। तो S to N तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, साउथ टू नॉर्थ, तो साउथ का मतलब नेगेटिव और एन का मतलब पॉजिटिव, तो इनसाइड ऑफ द मैग्नेट तो S to N होगा। और बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा क्लोज्ड लूप के फॉर्म में होती है, राइट। और आप ये भी कह सकते हो कि जो डाइपोल का जो हमारे दिमाग में जो आइडिया है वो क्लोज्ड लूप में करंट फ्लो करने से है, तो क्लोज्ड लूप और डाइपोल आपस में कोरिलेटेड है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड लूप में इसलिए है कि क्लोज्ड लूप की वजह से ही डाइपोल बना है, मैग्नेटिक डाइपोल बना है। तो इसलिए बाहर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो निकलेगी, डाइवर्ज आउट होगी, वो N से तो निकलेगी, लेकिन N से किसी भी एंगल पे निकल सकती है, किसी भी एंगल पे निकल सकती है, और किसी भी एंगल पर कॉन्वर्ज हो सकती है साउथ पर। ये बात, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज आइसोलेटेड कंडीशन में पॉसिबल नहीं होगा। हमेशा पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज एक डाइपोल के फॉर्म में मिलेगा, इसलिए डाइपोल के अंदर डायरेक्शन हमेशा S to N होती है और आउटसाइड N to S होती है। लेकिन जब ये डाइवर्ज होती है, वो किसी भी एंगल से डाइवर्ज हो सकती है और किसी भी एंगल पर कॉन्वर्ज हो सकती है, राइट। लेकिन यहाँ पर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पॉसिबल होता है। तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज यदि हमने ले लिया +Q, तो लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ा सा हमने बड़ा बनाया है पॉजिटिव चार्ज, ताकि आपको इसकी कंडीशन दिखाई दे। लाइंस ऑफ फोर्स आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज आउट होती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो डाइवर्ज आउट होती है वो सरफेस के नॉर्मली होती है, सरफेस के नॉर्मली होती है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी एंगल से डाइवर्ज आउट हो सकती है, किसी भी एंगल पर कॉन्वर्ज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आइसोलेटेड पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज पॉसिबल नहीं है, आइसोलेटेड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे आइसोलेटेड की बात नहीं की। यहाँ पे आइसोलेटेड की बात नहीं की हो, यहाँ पे हम कर रहे हैं। लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स कैसे निकलेगी? सरफेस के नॉर्मली डाइवर्ज आउट होंगी। यहाँ पे कैसे डाइवर्ज आउट होगी नॉर्थ से? किसी भी एंगल पर, कोई कंपल्सरी नहीं। लेकिन यहाँ पर ये मैंने नेगेटिव चार्ज लिया, आइसोलेटेड है, तो इस पे लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्वर्ज होंगी। कैसे? सरफेस के नॉर्मली होंगे।
अब यहाँ पे आप देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे सरफेस के नॉर्मली ही कॉन्वर्ज हो रही है और सरफेस के नॉर्मली ही डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पे किसी भी एंगल पर कॉन्वर्ज हो रही है, किसी भी एंगल पर डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पे अकेला आइसोलेटेड प्लस एम या आइसोलेटेड माइनस एम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू डाइपोल में एक साथ एक जैसा होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स में, लेकिन आइसोलेटेड प्लस क्यू पॉसिबल है, आइसोलेटेड माइनस क्यू पॉसिबल है। क्लियर हो गया? अब अगला पॉइंट क्लियर हो गया? ये बात क्लियर होगी? मैं इसे रब करूं। अब यहां पर मैंने क्या किया, दूसरा पॉइंट लिया। अब मैंने प्लस क्यू और माइनस क्यू को प्लस क्यू है ये और ये माइनस क्यू। तो लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलेंगी, कैसे निकलेंगी? सरफेस के नॉर्मली। कैसे मिलेंगी? सरफेस के नॉर्मली, यानी कॉन्वर्ज कैसे होंगी? नॉर्मली। यहां पे कैसे निकलेंगी? सरफेस के किसी भी एंगल पर कॉन्वर्ज कैसे होंगे? किसी भी एंगल। तो यहां पर आप देखिएगा, यहां पे जब हम लाइंस ऑफ फोर्सेस से निकले और जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, तो आप देखिए अट्रैक्शन के लिए यदि हम ऐसा बना दें तो ये गलत हो जाएगा, गलत है। और बनाना कैसे? सरफेस के नॉर्मली ही कॉन्वर्ज होंगे, ये सही है। दिस टर्निंग ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इज राइट। और ये क्या है? टर्निंग ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम जो ड्रॉ कर रहे हैं, इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके पीछे दो कारण है कि हम उसकी डायरेक्शन ऑफ फील्ड को डिफाइन कर सके अलग अलग पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर क्या है और उसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले सके कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या है, लेकिन एक्यूरेट आइडिया हमें डायरेक्शन का पता चल जाए। इसी तरीके से यहां पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इमेजिनरी लाइंस है। यहां पर भी टारगेट है कि अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की एक्यूरेट डायरेक्शन पता चल जाए और मैग्नीट्यूड का अप्रोक्सीमेट आइडिया पता चल जाए, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन तभी पता चलेगी जब हर पॉइंट पर टेंजेंट डिफाइंड होगी, क्योंकि यहां पर टेंजेंट देखिएगा, इस पॉइंट है, ये टेंजेंट आ गई, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि हमने पी पॉइंट बोला, ये है क्या? टेंजेंट एट पॉइंट। तो पॉइंट आता है कि इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स के अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट का डिफाइन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टारगेट ही है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर क्या है, इसलिए इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स हमने ड्रॉ की और इसलिए हमें पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट डिफाइन करना जरूरी है। इसलिए टेंजेंट जब डिफाइंड होगी तभी डायरेक्शन पता चलेगी, लेकिन यहां पे टेंजेंट डिफाइंड नहीं होगी क्योंकि कॉर्नर है। ये क्या है? कॉर्नर पॉइंट। यहां पर टेंजेंट नॉट डिफाइंड, टेंजेंट डिफाइंड नहीं और टारगेट है कि टेंजेंट डिफाइंड नहीं, तो हम यहां पे टेंजेंट
तो हम बी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट फेल हो गया, इसलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब हम टर्निंग लेंगे तो हम कर्व के फॉर्म में लेंगे, टर्निंग ऑलवेज इज राइट, ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ कर्व, ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ कर्व, नॉट कॉर्नर। यही बात यहां पर है कि जब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जब भी आप मोड़ेंगे तो कॉर्नर नहीं बनाएंगे, कर्व के फॉर्म में करेंगे। यदि कॉर्नर बना दिया तो उस पॉइंट पे टेंजेंट डिपेंड नहीं होगी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिपेंड नहीं होगी और कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट फेल ना हो, इसलिए टेंजेंट डिफाइंड होनी चाहिए, इसलिए कॉर्नर की बजाय कर्व होना लेना हमारे लिए कंपलसरी हो सकता। क्लियर हो गया? तो इस बात का देखिए हमने बहुत डीपली कंसेप्ट किया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जब मोड़ेंगे तो कर्व के फॉर्म में मोड़ेंगे। अब हमने क्या किया कि मैंने फिर यहां पे लिया लाइंस ऑफ फोर्स, वही काम यहां करना, वही काम यहां करना है। मुड़ते वक्त कर्व लेना है, कॉर्नर नहीं लेना, एज इट इज काम यहां लेना है। यहां पे आइसोलेटेड पॉसिबल है, प्लस क्यू और माइनस क्यू यहां पॉसिबल नहीं है। यहां पे लाइंस ऑफ फोर्स अंदर मैग्नेट के S2N है, बाहर N2S है, किसी भी एंगल पे, लेकिन यहां पर किसी भी एंगल पे नहीं है। हमेशा सरफेस को नॉर्मली कॉन्वर्ज भी है और डाइवर्ज आउट भी है। लेकिन दोनों केस में टर्निंग जब लेनी है तो कर्व लेनी है, क्योंकि कॉर्नर हो गया तो टेंजेंट डिफाइंड नहीं होगी। और बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स डायरेक्शन, एक्यूरेट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, और ये तभी पॉसिबल जब टेंजेंट डिफाइंड होगी, और टेंजेंट तभी डिफाइंड होगी जब कॉर्नर नहीं होना चाहिए। अब मैंने प्लस क्यू लिया और मैंने माइनस क्यू लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने सामने रख दिया। अब एक लाइन तो सीधी चली गई। अब मैंने यहाँ पे ली लाइंस, ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे लाइंस ली तो ये मैं ऐसे कर दिया। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन हो गया। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर दो टेंजेंट, दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। किसी एक चार्ज की वजह से, ये तो एक ही है ना, एक चार्ज की वजह से एक चार्ज अपने चारों जो फील्ड डेवलप करेगा या स्प्रेड आउट करेगा यूनिक होगा, और उसकी वजह से जो अलग अलग पॉइंट पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी एक ही एक होगी, तो एक ही एक टेंजेंट होगी। तो यहां पे दो टेंजेंट हो गए, ये क्या है? इम्पॉसिबल है। इसलिए टू लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यही कहानी यहां पर होगी कि यहां से जो डाइवर्ज आउट कर रहे हैं या कॉन्वर्ज आउट कर रहे हैं, मैग्नेट के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्ट हो ही तो दो टेंजेंट, और दो टेंजेंट किसी एक डाइपोल की वजह से, एक चार्ज की वजह से एक ही फील्ड होगी अलग अलग पॉइंट पर, दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज पॉसिबल है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज पॉसिबल है, आइसोलेटेड प्लस एम और माइनस एम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम डाइपोल लेके कर रहे हैं, यहाँ पे आइसोलेटेड लेके किया था, लेकिन यहाँ पे सरफेस से जो लाइंस ऑफ फोर्स प्लस क्यू से हमेशा कॉन्वर्ज होंगी, लेकिन हमेशा नॉर्मली होंगी, नॉर्मली ही डाइवर्ज होंगी, लेकिन यहाँ पर किसी भी एंगल पे डाइवर्ज हो सकती है, किसी भी एंगल पर कॉन्वर्ज हो सकती है। अब जब बिकॉज ये कॉन्सेप्ट है लाइंस ऑफ फोर्स का, तो लाइंस ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो एक्यूरेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और एक्यूरेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए, और अप्रोक्सीमेट आइडिया ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। तो एक्यूरेट डायरेक्शन तभी आएगी जब टेंजेंट डिफाइंड होगी। तो टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी बताता है, मोशन की डायरेक्शन नहीं बताता है।
यदि वहां पे एक कोई टेस्ट चार्ज रख दें यहाँ पे, तो वो जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा वो टेंजेंट नहीं बताएगा, वो उस डायरेक्शन में रखने पर टेंजेंट उस डायरेक्शन में वो फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, और फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी उसी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। और जो यदि आप हमने टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज ले आए, तो उस जिस डायरेक्शन में टेंजेंट उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट पर, और उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा। मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा। इस पे एक जबरदस्त सवाल बन सकता है कि क्या लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर हम टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी बताता है, और फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है तो वही फोर्स की डायरेक्शन हो गई उस पॉइंट पर, लेकिन मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा। यदि उस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज रख दें तो मोशन की डायरेक्शन नहीं बताएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप देखिए अपोजिट चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ये देखो जा रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे दूसरा ये आ गया, यानी अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। जैसे कि स्ट्रिंग है और उससे हम खींच दें इलास्टिक स्ट्रिंग को, तो कैसे छोड़ते हैं तो क्या होती है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस घटने लगता है। तो ये आता है। मैंने सिमिलर साइन के चार्ज पार्टिकल्स लिए, तो हमारे दिमाग में आइडिया आ गया कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक में पॉसिबल है, लेकिन आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में यानी मैग्नेट में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे डायपोल लेके बात करते हैं, यहाँ पे आइसोलेटेड लेके भी बात करते हैं, अपोजिट चार्ज लेके भी बात करते हैं। अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किधर, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। इसलिए कूलॉम लॉ में क्या आया कि जो भी इंटरेक्शन हो रहा है आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग हो रहा है। अब हमने सिमिलर चार्ज पार्टिकल्स लिए, अब आप देखिए ये लाइंस ऑफ फोर्स गई और ये इससे निकली, क्योंकि दोनों से ही डाइवर्ज आउट होगी, दोनों पॉजिटिव है। अब ये आप अभी कंसेप्ट आया कि दो लाइंस ऑफ फोर्स जब मुड़ेंगी तो कर्व होना चाहिए और इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो आमने सामने आएंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ये गलत हो जाए हमारे लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो मोड़ने के लिए कर्व लेंगे, देखिए और यहां पर आप देखिए हमने और लिया, इस तरीके से अभी मुड़ जाएंगे। तो आप देखिए इस एरिया में कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं इस एरिया। इसका मतलब इस एरिया में यदि हम कोई टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज रख दें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ही नहीं, क्योंकि ये यहां पर कोई फील्ड इन दोनों चार्ज पार्टिकल का नहीं है। इसलिए ऐसे स्पेस का नाम नल स्पेस यहां पर हम बोल देते हैं, नल स्पेस। और आप देखिए ये जो है घूमी है वो एक लाइन ऑफ ज्वाइनिंग से घूमी है, मतलब है कि ये रिपल्सन को शो कर रहा है, तो रिपल्सन भी किधर होगा, अलोंग दी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, और अट्रैक्शन भी अलोंग दी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। इसलिए कूलॉम लॉ में दो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट और रिपेल जो करते हैं वो हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ही करते हैं। क्लियर हो गया? अब पॉइंट आता है यहाँ पर कि S2n और N2s, क्लियर हो गया? टेंजेंट डिफाइंड होना जरूरी। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया हम शॉर्ट बता देते हैं कि हम जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लेते हैं, और लाइंस ऑफ फोर्स आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज आउट होती है, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज से कन्वर्ज होती है, लेकिन दोनों केस में सरफेस के नॉर्मली होती है। दूसरी बात, अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स को हम जब आमने सामने रखते हैं तो उससे दो बातें समझ में आई कि वो अट्रैक्ट करते हैं अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, और जब वो मुड़ते हैं इन केस ऑफ टर्निंग हम लोग कर्व लेते हैं, कार्नर नहीं लेते, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स पे वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बताता है, मोशन की डायरेक्शन नहीं बताता। इस पे एक सवाल बन सकता है। दूसरी बात, तो लाइंस ऑफ फोर्स अट्रैक्ट कर रही हैं तो टर्निंग के वक्त हमेशा हम कर्व लेंगे और इंटरसेक्शन कभी भी नहीं लेंगे। इससे पता चलता है कि जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, अपोजिट चार्ज पार्टिकल अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग अट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलर साइन के जो चार्ज पार्टिकल्स है सेम लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग
रिपेल करते हैं। इसी तरीके से आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज पॉसिबल नहीं है, प्लस क्यू प्लस एम और माइनस ये हमेशा साथ होगा सेस और एम, और एक डायपोल फॉर्म में होता है, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स अंदर मैग्नेट के अंदर S2N होती है और बाहर N2S होती है। लेकिन यहाँ पर ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सरफेस की नॉर्मली निकले, यहाँ पे किसी भी एंगल पर नॉर्थ पोल से डाइवर्ज आउट हो सकती है और साउथ पोल पर कॉन्वर्ज हो सकती है। यहाँ पर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आया, अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए आया। अलग अलग पॉइंट पे जो मैग्नेट है वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसके लिए आया। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट का डिफाइन होना जरूरी है। इसलिए कर्व यहाँ भी जरूरी है, कॉर्नर यहाँ भी नहीं बनेगा और दो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर हुआ? तो जब भी लाइंस ऑफ फोर्स पे सवाल आ जाए